गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 3 से पर परागण की विधि। उससे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन किए थे उसके आंसर लगभग 10 बच्चों ने दिए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उसके उत्तर आप जरूर दें। ठीक है, तो सब अब जो आज क्वेश्चन किया जाएगा आपसे वो उसके सभी को आपको कमेंट में आंसर बताने कंपलसरी है। तो पहले कल जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देखिए आप। गुलाब है, गुलाब के अंदर तना कर्तन में पाया जाता है और रोपण विधि को कलम विधि में। तो कलम विधि और तना कर्तन दोनों के द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। जबकि अमरूद में जो मूल कर्तन है उसके अलावा वायुदाब विधि है और ग्राफ्टिंग कलम, तीनों विधि द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। और लीची में जो कर्तन विधि है, जो वायुदाब विधि है उसके द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन किया था, उसका आंसर है कि 4 से 8 सप्ताह के बाद में उसमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लग जाती है। और तीसरा आंसर है वो था कुंडलित। नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो कुंडलित। और तुलसी में किस प्रकार में परागकोश में स्फुटन होता है, उसके लिए आपको बताया उसका उत्तर क्या है, अनुप्रस्थ स्फुटन। तो ये राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड आपको सूचना दी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो अंक विभाजन होगा आज से, अंक विभाजन इस प्रकार से होगा। प्रत्येक बच्चे को जो भी वीडियो दी, जो बायो की है, मैथ की है, केमिस्ट्री की है, जो भी वीडियो है वो उसके आपको 3 बार देखना है, 3 बार व्यू करने हैं। उसके आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आंसर। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डेली उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। तो प्रतिदिन आपको 3 बार वीडियो देखेंगे तो 3 बार व्यू हो जाएंगे और उसके 10 नंबर, और उत्तर दिया जाएगा उसके 10 मार्क्स। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर पहले आप 3 बार वीडियो देखने के बाद में आप लिखेंगे 3 व्यू। फिर जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर, और उसके बाद जो बच्चा इसका उत्तर दे रहा है उसका नाम और बायो है या मैथ, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और इसके अलावा जो YouTube है उसमें जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर दिया जाएगा इंफॉर्मेशन और रिजल्ट का। तो जो भी आपके टेस्ट होते हैं या इससे संबंधित कोई भी सूचना होती है वो इस इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स में डाल दिए जाए। तो आपको इसको बिल्कुल डेली फॉलो करना है। तो इसमें आप अच्छे ध्यान देना है कि पहले जो अंक विभाजन हुआ व्यू 3 बार देखते हैं उसकी कितना नंबर है, 10 नंबर, और आंसर है उसके कितने नंबर है, 10 नंबर। दोनों आप लिखने के बाद में 3 व्यू देखने के बाद में उसमें आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो ये आपको प्रतिदिन अंक विभाजन की सूचना बता दी गई। चलो, इसके बाद आज अपना टॉपिक है उसको आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्वपरागण और परपरागण। तो यहां पर कौन सी विधि पढ़ेंगे अपन, परपरागण की विधियां पढ़ते हैं। परपरागण क्या होता है, एक ही जाति के जो प्लांट है उनमें उनके पुष्पों में परागकण का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, परपरागण। तो परपरागण है वो निम्न विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले है वायु परागण। तो परिभाषा क्या होगी, इजी है बिल्कुल। क्या याद होगा आपको, जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं, वायु परागण। तो
क्या परिभाषा होती है? जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? वायु परागण। अब इस जो परागण होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? ये परागकण क्या होते हैं? संख्या में अधिक होते हैं, असंख्य होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, और इनकी वर्तिका और वर्तिका क्या हो सकती है? रोमिल होती है। तो हवा के माध्यम से जो भी परागकण आएंगे वो इससे चिपक जाएंगे और कौन सी क्रिया हो जाएगी? निषेचन की क्रिया। फिर नेक्स्ट, यहाँ घास में रोमिल और पक्षमादी प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। फिर यहाँ पर ताइका में किस तरह की होती है? रस। अब आपसे कुछ एग्जाम्पल बताएं वायु परागण के लिए, तो मक्का में भी होता है, घास में भी होता है, तो ये वायु परागण के जल। अब दूसरा कौन सा है? जल परागण। तो क्या डेफिनेशन होगी जल परागण की? कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जल परागण। अब इन परागकणों की क्या विशेषता है? हल्की होती है और क्या होते हैं? मोम युक्त होते हैं। अब इसको जो इस परागण को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है अधोजल परागण, दूसरा है अधिजल परागण। तो अधोजल परागण है, अधोजल परागण है तो ये क्या होता है? जल है, जैसे मान लीजिए वाटर जल है, यदि जल की सतह के नीचे, जल की सतह के नीचे पराग कणों का क्या होता है? स्थानांतरण, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अधोजल परागण। जल की सतह के नीचे पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? अधोजल परागण। एग्जाम्पल नाचस। इसी प्रकार अधिजल परागण, तो यदि ये परागण की क्रिया है वो जल की सतह के ऊपर होती है, जल की सतह के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? अधिजल परागण कहते हैं। जैसे वेरिसिनेरिया, तो दो हो गए, एक तो हो गया अधोजल, तो जल की सतह के नीचे परागण क्रिया होती है, और अधिजल जल की सतह के ऊपर, जैसे वैसे। अब ये नहीं होता है कि सभी जल में रहने वाले प्लांट में जल परागणी हो। देखिए जैसे पोटेमोटिट्योन और मीरियोफिलम, ये जो प्लांट होते हैं ये कौन से प्लांट है? जलीय पादपी है, परंतु इसमें कौन सा परागण होता है? वायु परागण। देखिए आपने यहां देखा जल की सतह के नीचे, जल की सतह के ऊपर, यहाँ जलीय प्लांट होते हुए भी इनमें कौन सा परागण पाया जा रहा है? वायु परागण पाया जा रहा है। जैसे आपको बताया मैंने मीरियोफिलम है, तो कौन सा प्लांट है? जलीय, परंतु कौन सा परागण होता है इसमें? वायु परागण। अब ये निम्फिया है, ये भी प्लांट कौन सा है? जलीय पादप है, परंतु इसमें कौन सा परागण होता है? कीट परागण। तो दो हो गए, फर्स्ट वायु के द्वारा परागण, दूसरा जल के द्वारा, तीसरा कौन सा है? कीट परागण। यदि पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कीट परागण कहते हैं। और इनके जो पुष्प की क्या विशेषता होती है? रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, जिसके कारण कीट इनकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। और कीट जब आकर्षित होते हैं तो एक दूसरे पुष्प को बैठते हैं, तो उनकी सतह पर परागण चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। अर्थात पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, उसे अपन क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। जैसे सरसों है, सालविया है, सालविया में कौन सा परागण पाया जाता है? कीट परागण पाया जाता है। और जो भी परागण क्रिया होती है कीटों में, उसमें 80% जो कीट है वो कौन होती है? मधुमक्खी। वो मकरंद लेने के लिए पुष्पों पर जाकर बैठती है और वहां उसकी सतह पर, शरीर पर क्या चिपक जाते हैं? परागकण। जैसे दूसरे पुष्प जाते हैं तो उनपे परागकण पुष्प पे चिपक जाते हैं, कौन सी क्रिया हो जाती है? निषेचन की क्रिया हो जाती है। नंबर 4 पक्षी परागण। तो कुछ परिभाषा क्या होगी? जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पक्षी परागण। ये अधिकतर किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पादपों के अंदर ये क्रिया पाई जाती है। इसमें पक्षी है
वो मकरंद के लिए, तो मकरंद के लिए पुष्प पे जाते हैं तो उनकी चोट से क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, और जैसे दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। तो इसमें पुष्प क्या हो सकते हैं, पुष्प की क्या विशेषता होती है, पुष्प क्या होते हैं, नलिकाकार, जैसे निकोटियाना, पैलेरोमा, रोटोब्रस। इस प्रकार से होगा तो जैसे ही चोच है या उनके शरीर के साथ क्या चिपक जाते हैं, परागकण, और कौन सा परागण हो जाता है, पक्षी परागण हो जाता है। इसमें बात आपको पूछे कौन कौन से पक्षी है, तो गुंजन पक्षी है, उसके अलावा शंकरपोरा है। ये जो पक्षी है उनमें ये कौन सी क्रिया करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। कौन से पादपों में करते हैं, जैसे सेमल है, प्लास है, इनके अंदर ये परागण की क्रिया करते हैं। फिर 5वें नंबर पे है चमगादड़ परागण। तो यदि परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। अब चमगादड़ कौन सा प्राणी है, रात्रिचर। तो रात्रि में ये अपना भोजन ग्रहण करने के लिए बाहर जाता है, या पुष्पों में कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं, तो वहां चमगादड़ चले जाते हैं, और वहां पर कौन सी क्रिया हो सकती है, चमगादड़ परागण। जैसे कदम है, कचनार है, गोरख इमली है, इन प्लांटों से जो परागण है वो किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। फिर ये देखो कुछ दो अलग से और भी है, इसी के अलावा इसके अतिरिक्त देखिए, जैसे घोंगे हैं, सुबह बोलते हैं, ये किसमें, सरफक्स या एरिसीमा के अंदर परागण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से गिलहरी, गिलहरी के द्वारा कौन से में होता है, सेमल पे, गुलमोहर में परागण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर सेमल की बात करते हैं तो किसके द्वारा हो रहा है, गिलहरी के द्वारा, और गुलमोहर है उसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है, पक्षी परागण की क्रिया भी पाई जाती है। यानी पक्षी परागण में गुलमोहर और दूसरा गिलहरी द्वारा भी होता है, अर्थात गुलमोहर में पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, और साथ में किसके द्वारा होता है, गिलहरी के द्वारा भी सेमल में, और गुलमोहर में पक्षी परागण। तो यहाँ बात करेंगे तो ये पक्षी परागण के लिए कौन सा हो गया है, यहाँ पर गुलमोहर। तो पक्षी परागण के लिए गुलमोहर, और यहाँ गिलहरी के द्वारा भी, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या पढ़ा, पर परागण की विधियां पढ़ी। पर परागण की विधियां कितने प्रकार की है, सबसे पहले वायु परागण, दूसरा जल परागण, फिर कीट परागण, फिर पक्षी परागण और चमगादड़ परागण। वायु के द्वारा स्थानांतरण हो तो वायु परागण, जल के द्वारा होता है तो जल परागण, और कीट के द्वारा होता है तो कीट परागण, और पक्षियों के द्वारा होता है तो पक्षी परागण। अब आज का क्वेश्चन है कि जो निम्फिया प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, निम्फिया, और निम्फिया पादप, जलीय पादप में को किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। निम्फिया जब जलीय पादप में किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। निम्फिया जलीय पादप है, उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, ओके। हाँ, असंगतता या अनिश्चितता, या इसको क्या बोलते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, या इसका नाम है लैंगिक असंगतता। तो क्या होता है, आपको पहले फर्स्ट लेसन में आया था एक गेहूं एक्सपेरिमेंट, अनिषेच बीजता, जो बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है, बिना निषेचन, वहां बीज का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, असंगतता या अनिश्चितता, यानी निषेचन नहीं। तो कुछ क्रियाशील और जननश्रम, यानी नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों जनन भी कर सकते हैं, दोनों क्रियाशील भी होते हैं, परंतु उनमें कौन सी क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, असंगतता या अनिश्चितता। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह पढ़ना है कि क्या पूछा है, अनिषेच बीजता पूछा है या असंगतता पूछा है।
तो आपको अनिश्चित 20 था, यहाँ पर अनिश्चित था, तो इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है और अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है। वहां एक डेमोस्पर्मी है और यहाँ क्या है, इनकम्प्लीटिव है। तो क्या परिभाषा होगी, क्रियाशील और जननक्षम जो युग्मक होते हैं, युग्मक नर और मादा दोनों में कौन सी क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, असंगता या अनिश्चितता कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला है अंतराजातीय, दूसरा कौन सा है, अंतरजातीय। तो कौन सा डिफरेंस है, अंतरा और यहाँ पर अंतर। अंतराजातीय असंगता है तो एक ही वंश की 2 जाति, वंश जाति आप जानते हो कि कोई भी नाम लिखा था बॉटनिकल नाम, उसमें पहले क्या लिखा है, वंश, उसके बाद में जाति। तो पहले वंश, तो यहाँ एक बेसिक क्या है, वंश, ठीक है। एक वंश की 2 भिन्न जाति, ये दोनों अलग अलग है, वंश समान दोनों के और जाति दोनों के क्या है, अलग अलग। तो एक ही वंश की 2 जातियों के मध्य क्या नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतराजातीय असंगता कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी, एक ही वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य निषेचन नहीं हो तो क्या कहलाता है, अंतराजातीय असंगता कहलाता है। इसी प्रकार से अंतरजातीय अनिश्चितता, अंतरजातीय अनिश्चितता, इसमें क्या है, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य, यानी एक ही प्रजाति है, जाति समान है, पर उनके मध्य कौन सी क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। जैसे इसमें पाया कि ये प्रेम का, तो ये छोटा सा टॉपिक हो गया है कि असंगता क्या होती है या अनिश्चितता क्या होती है, क्रियाशील और जननक्षम जो नर और मादा युग्मक उसमें क्या नहीं होता है, निषेचन। फिर 2 प्रकार की, एक वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य नहीं हो तो अंतरजातीय, फिर उसके बाद में एक ही प्रजाति के सदस्य के मध्य हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतरजातीय। ठीक है, थैंक यू।